हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारी कुछ क्लासें हो चुकी है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारे बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इस क्लास से आपके क्वेश्चन 5 से 7-8 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। भले ही बड़ा क्वेश्चन भले आपके ना पूछा जाए, लेकिन छोटे जो परिभाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वहां आपके इस टॉपिक या इस क्लास से आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें और क्लास को अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट यानी कि आधारभूत आर्थिक अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक आधारभूत अवधारणाओं का मूल विचार है जो आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करता है। बेसिक्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आर दी फंडामेंटल आइडियाज दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है, जो आर्थिक गतिविधियां होती है, उनको समझने में मदद करता है। कौन? जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो। तो ये आपकी इसका इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं या इसको परिभाषा बोल सकते हैं। ये अवधारणा हमें प्रोडक्शन, जो कंजप्शन और डिमांड और जिसका जो प्राइस होती है आदि को समझने में हमें मदद करता है। इन्हें उत्पादन, उपभोग, मांग और मूल्य, यहाँ पे आप प्राइस का मतलब कीमत रखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। कीमत समझने में ये मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अवधारणाओं का क्या यूज होता है। अवधारणाएं हमें एक तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन को समझने में मदद करती है या उसको आधार प्रदान करती है। उपभोक्ता यानी कि जो कंजप्शन जो होते हैं उनको समझने में मदद करती है। मांग और जो कीमत यानी प्राइस जो होती है उनका एक समझने का एक आधार प्रदान हमें करती है। अब हम बात करते हैं एक एक करके बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की, यानी उन अवधारणाओं की बात करते हैं। इनमें आपके कुछ ऐसे वर्ड आएंगे या कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है गुड्स एंड सर्विस, केवल ये इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, इसको एग्जाम्पल द्वारा समझा के आना है, तब आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी सर्विस जो होती है या जिसे हम सेवाएं कहते हैं उनकी बात करते हैं, वस्तुएं और सेवाएं। तो गुड्स का यहाँ पे वो मतलब नहीं है जो आपके छोटी क्लासों में जब थे, आपके 9th 10th या 11th में, या उससे कम छोटी क्लासों में जब थे, जब आप अच्छे से होमवर्क करके करके ले जाते थे तब आपको गुड या वेरी गुड मिलता था, वो गुड ये यहाँ पे नहीं है। और जो गुड यानी अच्छा भी होता है तो वो गुड भी यहाँ पे नहीं है। गुड्स का मतलब यहाँ पे वस्तुएं, वो वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो तो आती है गुड्स में। और सर्विस यानी कि जो सेवाएं होती है वो क्या होती है, जिनकी मानव को आवश्यकता होती है, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन उन्हें वो ना देख सकता है ना उन्हें छू सकता है, यानी वो तो होती है सेवाएं। और जो गुड्स होते हैं वो होते हैं जिन्हें मनुष्य देख सकता है और छू सकता है। यानी वस्तुएं वे भौतिक चीज है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है तथा जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है। सेवाएं वे गतिविधियां हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करती है लेकिन इन्हें छुआ नहीं जाता, इन्हें देखा नहीं जाता। उदाहरण की बात करें, जैसे कि यदि हम बात करें जो वस्तुओं की बात करें जिनमें आती है बुक्स आ गई, या और भी जैसे कोई कार होगी, और भी जैसे कि उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण में आता है किताबें हो गई, भोजन हो गया, कपड़े हो गए, ये सब क्या है? वस्तु है। हम इन्हें जो जैसे कि बात करें किताब की, तो किताब को हम देख सकते हैं, किताब को हम छू भी सकते हैं, तो ये एक वस्तु है जिसे किताब को हम पढ़कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये क्या हो गई? एक वस्तु हो गई, यानी गुड्स हो गई। तो ये आपको इतना लिख के आना है। यदि आपसे पूछा जाए गुड्स क्या है तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है कि ये एक भौतिक जो संसाधन है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और ये अपनी मानव की या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और एग्जाम्पल में आपको लिख के आना है, जैसे कि किताब, भोजन और कपड़ा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सर्विस यानी सेवाएं क्या होती है, तो उसकी आपको डेफिनेशन लिख के आनी है। और उसका उदाहरण क्या रहेगा? शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग सेवाएं, सेवाएं आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे कि यदि हम बात करें जो बैंक में जो सेवाएं दी जाती है, जो बैंक वो आपको दिखाई देती है कि या आपको आप उसे छू सकते हैं क्या? जैसे आप बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन क्या आप नेटवर्क को या जो नेटवर्क होता है उसको देख सकते हैं या उसको छू सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये होती है सेवाएं।
इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें मेन पॉइंट की तो वस्तुएं भौतिक होती है, इन्हें हम छू सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन जो सेवाएं होती है वो अभौतिक होती है, ना इन्हें हम देख सकते हैं, ना हम इन्हें छू सकते हैं। वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता है, जैसे कि बुक होती है या भोजन होता है या कपड़े होते हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, इनको संग्रहित कर सकते हैं। लेकिन जो सेवाएं होती है उन्हें हम संग्रहित नहीं कर सकते। दोनों मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, यानी कि जो सेवाएं होती है वो भी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है और जो वस्तुएं होती है वो भी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो ये था गुड्स एंड सर्विस। पहला अवधारणा हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरी आती है डिजायर, वांट्स एंड डिमांड। डिजायर क्या होती है, ये एक इच्छा, यानी डिजायर यानी इच्छा, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूं, यानी कि लग्जरी कार खरीदूं, तो ये है मेरी इच्छा। वांट क्या है कि मैं कार खरीदना चाहता हूं और उसके जो पैसे हैं वो भी मेरे पास है, यानी कि मैं मेरी खरीदने की जो भुगतान करने की जो क्षमता है वो भी मेरी है। तो वो हो गई हमारी आवश्यकता यानी वांट्स। डिमांड क्या होती है, जब इच्छा और आवश्यकता दोनों मिल जाए तो वो होती है डिमांड, यानी मेरी इच्छा भी है कि मैं कार खरीदूं और वो जो मेरे पास उसके जो पैसे लगते हैं इन्हें भुगतान करने के लिए मेरे पास पैसे भी है, तो मैं उसके लिए सक्षम भी हूँ। तो ये होती है मांग, दोनों को मिलाते किसको, इच्छा और आवश्यकताओं को। तो डिजायर की बात करें तो इच्छा किसी वस्तु को पाने की एक सामान्य सी भावना होती है, जैसे कि मुझे कार चाहिए, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, तो वो होती है इच्छा। जब इच्छा के साथ उसे प्राप्त करने की क्षमता जुड़ जाती है तो वह आवश्यकता बन जाती है, यानी कि जब मेरी इच्छा है कि मैं 1 करोड़ की कार, कोई लग्जरी कार खरीदूं, तो जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाए, जब मैं उस कार का जो पैसा है वो भुगतान करने के लिए सक्षम हो जाऊं, तो वो वांट में बदल जाती है, यानी कि आवश्यकता में वो बदल जाती है। कौन, इच्छा। डिमांड की बात करें तो जब आवश्यकताओं के साथ भुगतान करने की क्षमता और इच्छा जुड़ जाती है तो वो मांग बन जाती है, डिमांड बन जाती है। और यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे आप उदाहरण मोबाइल का दिया गया है, लेकिन आप अपनी इच्छा से कोई भी उदाहरण देख सकते हैं। आप इस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करें, ना कि रटने का प्रयास करें। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है मोबाइल खरीदना है, तो वो एक इच्छा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल एग्जाम में मोबाइल ही लिखना है, दूसरा उदाहरण लिखते ही आपका गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे कार लिख सकते हैं, बाइक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण आपके समझ में आना चाहिए। मोबाइल खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, तो ये मेरी एक इच्छा है, यानी मेरी एक डिजायर है, भावना है, मेरी एक इच्छा है। पैसे हैं तो वो क्या है मेरे पास, जैसे मुझे कोई सा भी मोबाइल खरीदना है, तो वो मेरी इच्छा हो गई। मेरे पास उस मोबाइल को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी है, तो वो मेरी आवश्यकता हो गई। और जब मेरी इच्छा भी है और मेरे पास पैसे भी है, तो वो एक डिमांड बन जाती है, यानी कि मांग में बदल जाती है। मुख्य पॉइंट की बात करें तो सभी इच्छाएं मांग नहीं होती, यानी कि जो हमारी इच्छा होती है वो हमेशा डिमांड नहीं होती। जैसे कि मेरे पास मेरी इच्छा है मैं कार खरीदूं, लेकिन मेरे पास उसको भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो जो है जो मेरी इच्छा थी वो डिमांड में कभी नहीं बदलेगी। और मांग के लिए भुगतान की क्षमता जरूरी होती है, यानी कि मांग जब डिमांड बनेगी तब तब बनेगी जब आपके पास भुगतान करने के लिए आपकी क्षमता होगी। यानी कि कार खरीदनी है तो वो डिमांड में कब बदलेगी, जब आपके पास आपकी इच्छा भी होगी कार खरीदूं और आपके पास क्षमता भी होगी कि मैं उसका भुगतान कर सकूं। मांग बाजार में दिखाई देती है। तीसरा आता है यूटिलिटी, यानी उपयोगिता। उपयोगिता क्या है कि उपयोगिता वह क्षमता है जिससे कोई वस्तु मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, यानी कि जो, जैसे कि कोई भी यानी एक प्यासा व्यक्ति है, तो उसके लिए पानी ही सबसे ज्यादा उपयोगी है, यानी कि पानी से उपयोगिता सबसे अधिक है, पानी की उपयोगिता जो है वो अधिक है। ये सिचुएशन के हिसाब से ये जो यूटिलिटी है ये बदलती रहती है। ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करती है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, यानी उसकी उपयोगिता क्या है, ताकि उस वस्तु का वो प्रयोग करके वो संतुष्ट हो सके। यानी कि मेरी इच्छा क्या है कि मैं ऐसी कोई वस्तु का उपयोग करूं ताकि मेरे मन में संतुष्टि हो कि हाँ मैंने इसका उपयोग किया। और यदि दूसरा कोई व्यक्ति उसकी कुछ दूसरी यूटिलिटी होगी तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है और ये समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि यदि आप मान लो रेगिस्तान में खड़े हैं, आपको बहुत जोर से प्यास लगी, तो वहां पे आपकी यूटिलिटी क्या होगी, क्या, पानी। यानी कि आपको बहुत तेज से पास प्यास लगी है तो वहां पे आपको पानी ही उपयोगी अधिक होगा, यूटिलिटी उसी की ज्यादा होगी। वहीं अगर दूसरी बात करें कि आपके पास भरपूर पानी है पीने के लिए और वहां पे आपको प्यास लगी, तो वहां पे आपकी जो पानी है वो उपयोगिता नहीं होगी, वो यूटिलिटी नहीं होगी।
ये समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है और इसके साथ यदि ये उपयोगिता नैतिकता पर निर्भर नहीं करती है। तीस चौथा आता है हमारे कॉस्ट और प्राइस। यहाँ पे आप मूल्य की जगह आपको कीमत कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि यहाँ पे आपको करना है मूल्य की जगह कीमत ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। कॉस्ट क्या होती है? लागत। यानी कि कोई भी जैसे कि किसान है वो गेहूं उत्पादन कर रहा है तो उसमें उसको कितना गेहूं को बुआई से खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक या उसको बेचने तक कितना उसमें मजदूर का भले वो लाइट का हो पानी का हो कितना खर्चा लगा उसमें यानी उसमें कितने पैसे उस किसान ने लगा दिए तो वो होती है कॉस्ट। और प्राइस क्या होती है कि कीमत कितने में किसान ने वो बेचा यानी कि उपभोक्ता को विक्रय किया तो वो होती है प्राइस। डेफिनेशन की बात करें कॉस्ट की तो लागत वह व्यय होता है जो वस्तु के उत्पादन में किया जाता है यानी कि किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन यानी उत्पादन में जो खर्चा आता है या जो पैसा लगता है वो होता है कॉस्ट। और प्राइस क्या होती है? कीमत क्या होती है? मूल्य वह राशि है जो उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए चुकाता है यानी कोई भी जो उपभोक्ता होता है जैसे कि आप एक उपभोक्ता हो आप एक ग्राहक हो आप किसी भी शॉप पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो आप जितना जो प्राइस देते हैं उसको यानी कि कोई भी वस्तु के बदले आप कितना पैसा देते हैं तो वो होती है प्राइस। और उस वस्तु को बनने में कितना जो पैसा लगा वो होती है कॉस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट क्या होती है प्राइस क्या होती है। आपसे इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं। किसान ने गेहूं उगाने में 1,000 रुपए खर्च किए ये हो गई उसकी कॉस्ट यानी 1,000 रुपए उसने खर्च किया गेहूं उत्पादन करने में। तो ऐसा तो है नहीं वो वापस उसको बेचेगा तो वो 900 में बेच देगा या 1,000 में बेच कुछ तो वो प्रॉफिट कमाएगा। तो बाजार में उसने 1500 में बेचा तो उसकी जो प्राइस होती है जो कीमत होती है वो होगी इसकी 1500। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट्स के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो लागत उत्पादन से जुड़ी होती है यानी कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें कॉस्ट आपकी लगती है। मूल्य बाजार में तय होता है मूल्य लागत से अधिक या कम हो सकता है। अब आता है वेल्थ यानी कि धन। धन क्या होता है कि ये वह सभी वस्तुएं या सेवाएं होती है जिनमें उपयोगिता होती है जो दुर्लभ होती है और जिनका विनिमय मूल्य होता है। जैसे कि आपके पास कोई भूमि है आपके पास बाइक है, आपके पास फ़ोन है, ये सब आपका धन है, ये आपके पास पैसा है, तो ये आपका धन है, यानी कि ये आपकी वेल्थ है। इससे आप अपने वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं, या जैसे कि ट्रैक्टर है तो आप उसका प्रयोग करते हैं। सेवाएँ हैं जैसे कि पैसा, नेटवर्क वगैरह है जो इनका आप सेवाएँ यूज़ में लेते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है कि भूमि, मकान, मशीन, पैसा आदि धन के उदाहरण हैं। यानी कि वह धन होता है जिसको हम जैसे कि आपके पास भूमि है, तो आप भूमि को बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ये नहीं कि उसकी जो धन की उपयोगिता होती है वो होना आवश्यक है और ये दुर्लभ होना चाहिए यानी कि जो भूमि है अभी के समय में जो भूमि खरीदना दुर्लभ भी है मकान भी दुर्लभ भी है मशीनें पैसा भी सब दुर्लभ भी होता है। और इसका जो इसके बदले में यदि हम एक्सचेंज करें तो हमें पैसा मिलना चाहिए प्राइस हमें मिलनी चाहिए यानी कि इसका विनिमय मूल्य होना चाहिए यानी कि वैल्यू होनी चाहिए ताकि यानी कि आप भूमि बेच रहे हो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उसका मूल्य होना चाहिए। फ्री गुड्स जैसे हवा धन में शामिल नहीं होते हैं। फ्री गुड्स का मतलब जो सेवाएँ होती है जो जैसे कि हवा वगैरह जो होती है वो इसमें शामिल नहीं होती है, धन में शामिल नहीं होती है। कैपिटल की बात करें यानी पूँजी की, तो पूँजी वह मानव निर्मित साधन है जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि आपके पास पूँजी है, यानी कि आप कोई खेती करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन में जो वस्तुएँ उपयोग में की जाती है, जो सेवाओं के उत्पादन में जो पैसा आप काम में लेते हैं, जो कैपिटल आप काम में लेते हैं, तो वो होती है पूँजी। इसका उदाहरण क्या है कि मशीन, उपकरण, भवन आदि पूँजी के ही उदाहरण हैं। यानी कि जो आपके पास मशीनें हैं, उपकरण हैं, भवन है, तो ये सब पूँजी के ही उदाहरण हैं। जैसे कि पूँजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो उसमें मशीनें भी काम में आती हैं, उपकरण भी काम में आते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि मशीनें हो गई, भवन हो गए, उपकरण हो गए, ये सभी मानव ही निर्मित करता है। ये उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। पूंजी के बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं होता है। यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कैपिटल यानी कि बिना कैपिटल के लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रोडक्शन संभव नहीं है नॉट पॉसिबल।
इनकम की बात करें तो इनकम क्या है कि आय वह धन या लाभ है जो व्यक्ति या संस्था को किसी आर्थिक गतिविधि से प्राप्त होता है। यानी कि धन क्या है या धन एक लाभ होता है या लाभ ये होता है कि जो व्यक्ति या कोई संस्था होती है तो उसको आर्थिक गतिविधियों से जो धन प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वो होती है इनकम। जैसे कि किसान ने 1000 रुपए उस गेहूं उत्पादन में लगाए और 1500 रुपए में उसको बेचा, तो वो 500 रुपए क्या है, वो उसके लाभ है, यानी इनकम है वो उसकी। तो इनकम क्या होती है ये भी आपको पता है कि जैसे वेतन हो गया, किराया हो गया, ब्याज हो गया, लाभ, आय वगैरह के उदाहरण हैं। यानी कि वेतन यानी कि जो सैलरी वगैरह मिलती है, जो रेंट आपको किराया, जो रूम का किराया होता है, जो फ्लैट का किराया होता है, वो सभी इसी के उदाहरण होते हैं। आय उत्पादन कारकों के बदले में प्राप्त होता है, ये व्यक्ति के जीवन स्तर को निर्धारित करता है। इसके साथ ही यदि मुख्य पॉइंट आता है, आय के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेलफेयर यानी कल्याण। कल्याण का अर्थ है व्यक्ति या समाज की भलाई और सुख सुविधा की स्थिति, यानी जो समाज होता है या जो व्यक्ति होता है उसके कल्याण करना, यानी उसको सुख सुविधा प्राप्त करना या उसकी भलाई करना क्या कहलाता है, वेलफेयर यानी कल्याण कहलाता है। जैसे कि सरकारी योजनाएं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं कल्याण को बढ़ाती है, यानी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है, जैसे कि शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं होती, तो ये क्या करती है, कल्याण को बढ़ाती है, यानी कि समाज की सेवा करती है या जो व्यक्ति होते हैं उसको सुख सुविधा प्रदान करती है। कल्याण भौतिक और अभौतिक दोनों हो सकते हैं, ये जीवन स्तर को भी सुधारता है और इसके साथ ही ये सामाजिक विकास में भी सहायक है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य कल्याण को बढ़ाना ही है, यानी कि जो अर्थशास्त्र होती है, जो इकोनॉमिक होती है, जो द मेन गोल ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इंक्रीज वेलफेयर, यानी कि जो इकोनॉमिक होती है उसका मुख्य गोल जो है, मेन गोल जो है, वो इंक्रीज करना है, किसको, वेलफेयर को, यानी कल्याण को इंक्रीज करना होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। और इस सब्जेक्ट को आपको समझना है, रटने से बचना है, यानी रटने से ज्यादा आपको इसको समझना है। लैंग्वेज आपको हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसकी जो लैंग्वेज है या नोट्स की जो लैंग्वेज है वो हार्ड लग रही है। तो ये इसलिए लग रही है क्योंकि आप इसको समझ नहीं रहे हो, इसको आप रटने का प्रयास कर रहे हो। ये थोड़ी न्यू सब्जेक्ट भी है, यानी कि जो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर वगैरह जो थी वो आप 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो, जेट में भी आपने पढ़ी है अच्छे से। ये सब्जेक्ट थोड़ी नई है इसलिए आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है। लेकिन यदि आप क्लास को पूरे तन मन धन से, यदि आप पूरे कंसंट्रेट के साथ देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है और आएगा ही यदि आप अच्छे से देखेंगे। तो नोट्स भी क्लास के साथ साथ जरूर बनाएं। जल्दी मिलेंगे हम इसी सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।